प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने रासायनिक अपक्रिया को बैलेंस करना सीखा था। उसके बाद मैंने एक होमवर्क के रूप में आपको 5 क्वेश्चंस दिए थे। उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस तो आपने लगाए थे। कुछ बच्चों ने एक क्वेश्चन करने में असमर्थता जाहिर की थी, तो उस क्वेश्चन को आज हम देखते हैं और उसमें जो थोड़ी सी टेक्निकलिटी है उसको हम आज एक्सप्लेन करते हैं। तो प्रश्न था कि राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? हीटेड आयरन मेटल रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड। यहां पे दिया गया है Fe3O4, किंतु प्रश्न में Fe3O4 नहीं दिया गया था। यहाँ पे समझना यही है कि आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड होगा क्या। ये चीज़ तो यहाँ पे आपको दिया गया है, तो आप समझ रहे हैं कि Fe3O4 है। लेकिन अगर यह चीज़ प्रश्न में न दिया गया होता तो आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड हम कैसे Fe3O4 ही समझते। इस चीज़ का डिस्कस हम थोड़ा सा कर लेते हैं। आप जानते हैं कि आयरन जिसका सिंबल Fe है, इसकी 2 वैलेंसीज होती हैं। एक तो होती है वैलेंसी इसकी 2 और दूसरी होती है 3। 2 वैलेंसी और 3 वैलेंसी, इसलिए जो Fe होता है ये वेरिएबल वैलेंसी की कैटेगरी में शामिल होता है, परिवर्तनशील संयोजकता शो करने वाले तत्वों में शामिल है। तो जब हम आयरन सेकेंड लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि हम ऐसे आयरन को ले रहे हैं जिसकी वैलेंसी 2 है। और जब Fe2 लेंगे तो इसका अगर हम ऑक्साइड लिखेंगे तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की भी संयोजकता 2 होती है। इन दोनों से मिलकर के जो कंपाउंड बनेगा वह FeO बनेगा कि 2 वैलेंसी इसकी भी है, 2 वैलेंसी इसकी भी है, एक मेटल इसका है, एक मेटल इसका है। तो इस ढंग से यहाँ पे संयोजकताएं बैलेंस हो जाती हैं और एक कंपाउंड फेरस ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो यहाँ ध्यान रखना है, कहीं पे भी अगर आयरन सेकेंड ऑक्साइड लिख के आ रहा है तो इसका मतलब होगा FeO। अगेन अगर कहीं पे आयरन थर्ड ऑक्साइड लिख के आ रहा है तो आयरन 3 का मतलब होता है आयरन हैविंग वैलेंसी 3, ऐसा आयरन जिसकी संयोजकता 3 हो। अब 3 संयोजकता का अगर आयरन हम लेंगे तो इससे निर्मित होने वाला ऑक्साइड जो होगा, ऑक्सीजन की संयोजकता हम जानते हैं 2 है। तो यहाँ पे इससे निर्मित होने वाला जो कंपाउंड होगा उसका जो फार्मूला होगा वो Fe2O3 होगा। पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे हम वैलेंसी ज्ञात होने पर कंपाउंड्स का सूत्र लिखते हैं या फार्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में बता देते हैं। जैसे हमने कहा कि Fe अगर है तो Fe2 की वैलेंसी यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पे 2 है। जब एक कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे तो इसमें वैलेंसी और एटम की संख्या दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए वह सेम आना चाहिए दोनों कंपाउंड्स के लिए। तो यहाँ पे वैलेंसी तो 3 है, इसमें एटम्स की संख्या अगर हम 2 ले लेंगे तो टोटल का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो 6 आ जा रहा है। अब अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो इसको 6 बनाने के हमें निश्चित तौर पे ऑक्सीजन के 3 एटम लेने पड़ेंगे, तब यहाँ की वैलेंसी 6 होगी। इस ढंग से हमें जब कंपाउंड लिखना होगा तो Fe के 2 एटम लेने होंगे और ऑक्सीजन के 3 एटम लेने होंगे, तब जाकर के यह कंपाउंड निर्मित होगा। तो इस ढंग से जब आयरन सेकेंड लेंगे तो हम Fe2O3 का निर्माण होगा। अगेन एक है थर्ड ऑक्साइड। थर्ड ऑक्साइड, इससे हम कहते हैं मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। यह क्या चीज है? जब Fe सेकेंड से निर्मित ऑक्साइड और Fe2-3 से निर्मित ऑक्साइड, इन दोनों का हम मिश्रण ले लें, मिक्सचर ले लें,
तो जो ऑक्साइड निर्मित होगा वह हम कहेंगे उसी को थर्ड ऑक्साइड या ऐसा ऑक्साइड जिसमें Fe सेकेंड थर्ड ऑक्साइड नाम देंगे। आयरन, यहां पे आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड, तो आयरन सेकेंड जब हम Fe को 2 लेंगे, थर्ड Fe3 लेंगे, और ऑक्साइड तो Fe2 का ऑक्साइड होता है हम जानते हैं FeO, Fe3 आयरन के साथ, आयरन थर्ड के साथ ऑक्साइड होता है Fe2O3। जब इन दोनों का मिक्सचर लेंगे तो आप देख रहे हैं Fe यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, टोटल कितना हो जाएगा Fe3, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो 4 Fe4। तो इस ढंग से जो मिक्सचर बन रहा है वो बन के आ रहा है Fe3O4। यद्यपि ये अलग का कंपाउंड नहीं है, बल्कि इन्हीं दो ऑक्साइड FeO और Fe2O3 का मिक्सचर है, लेकिन एक इसको सिंबल दिया गया है जिसे Fe3O4 सिंबल दे दिया जाता है। तो इस प्रॉब्लम में अगर हमें यह पता रहे कि Fe3 आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड का मतलब क्या है, तो बड़ी आसानी से इस रिएक्शन को हम लिख सकते थे। यहाँ पे आपने देखा कि रिएक्शन क्या था कि एक आयरन है, आयरन को जब हम स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, व्हेन आयरन हीटेड मेटल रिएक्ट्स विद स्टीम, स्टीम आप जानते हैं क्या है, स्टीम इज वेपर फॉर्म ऑफ वाटर, और वाटर का जो फार्मूला होता है वो आप जानते हैं H2O होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने H2O लिखा है। आयरन का जो सिंबल होता है वो Fe होता है, और आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड जो निर्मित हो रहा है उसका फार्मूला अभी हमने समझा भी, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है, तो ये Fe3O4 है। और बन रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन निर्मित हो रहा है। इस ढंग से हमने एक रिएक्शन लिखा। अब हमें देखना है क्या ये बैलेंस्ड है, तो निश्चित तौर पे बैलेंस नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आयरन के 1 एटम है और राइट हैंड साइड में आयरन के 3 एटम है। ऐसे ही ऑक्सीजन के भी लेफ्ट हैंड साइड में 1 एटम है और राइट हैंड साइड में 4 एटम है। यद्यपि हाइड्रोजन की संख्या बैलेंस है, किंतु अन्य एटम्स की संख्या बैलेंस न होने के कारण ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। इसे बैलेंस करने के लिए हमें करना क्या होगा, आप जानते हैं, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक हम टेबल फॉर्म करते हैं, एक टेबल का निर्माण करते हैं जिसमें जितने भी एलिमेंट यहाँ पे यूज किए गए उनके सिंबल्स को लिख लेते हैं। इनकी संख्या रिएक्टेंट साइड में क्या है, यानी अभिकारक पक्ष में कितनी है लेफ्ट हैंड साइड में, और इनकी संख्या प्रोडक्ट साइड में कितनी है, इसको हम लिख लेते हैं। यहां पे हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड में आयरन की संख्या पहले 1 है, प्रोडक्ट साइड में आयरन की संख्या कितनी है, 3 है। यहां पे हाइड्रोजन की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट साइड में कितनी है, 2 है। राइट साइड में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 ही है। ऐसे ही यहां पे ऑक्सीजन की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में कितनी है, 1 है। यहां पे कितनी है, राइट हैंड साइड में 4 है। इस ढंग से लिखने के बाद अब हम इनमें खोजते हैं कि सबसे कम संख्या वाला एटम कौन सा है और किस साइज में वह संख्या कम है। तो देख रहे हैं कि आयरन भी 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है, तो इसमें हम एक को चूज कर लेंगे और उसको हम बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। जब 1 यहाँ पे लेंगे, राइट हैंड साइड में 3 है और लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, तो निश्चित तौर पे लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड के बराबर करने के लिए हमें इस 1 में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इस 1 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में अब आयरन की संख्या कितनी हो गई, 3। लेकिन हमने जब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये आयरन की संख्या 1 कहाँ से आई थी, यहाँ से आई थी। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हमारा आयरन की संख्या बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन की संख्या दिख रही है बैलेंस हो गई।
लेकिन ऑक्सीजन की संख्या अभी भी इनबैलेंस है। तो हम करेंगे कि ऑक्सीजन की संख्या को अब बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन की संख्या 1 है और राइट हैंड साइड में 4 है। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए हम करेंगे क्या कि 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या कितनी आ जाएगी, 4 हो जाएगी। जब हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे यह मल्टीप्लिकेशन ऑक्सीजन जहां से आया है वहां पे भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस 4 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे भी होगा। अब ये संख्या तो बैलेंस हो गई 4 4, किंतु इसके मल्टीप्लिकेशन की वजह से, 4 से मल्टीप्लिकेशन की वजह से हाइड्रोजन की संख्या अब चेंज हो गई। जो पहले हाइड्रोजन की संख्या 2 थी, जब 4 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 4 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 हो जाएगी। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन की संख्या 8 हो गई, लेकिन राइट हैंड साइड में हमारी संख्या अभी भी 2 बनी हुई है। इसको 8 बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लिकेशन इधर भी कर देंगे, और जब इधर 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें यहाँ इक्वेशन में भी जाकर के 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम देख रहे हैं कि आयरन की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में 3 है, राइट हैंड साइड में 3 है। हाइड्रोजन की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में 8 है, राइट हैंड साइड में 8 है। ऑक्सीजन की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में 4 है, ऑक्सीजन की संख्या राइट हैंड साइड में भी 4 है। तो इस ढंग से यह पूरा का पूरा इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। तो जो हमारा नया इक्वेशन निकल के आया वो आपको दिख रहा है यहाँ पे 3Fe प्लस 4H2O टेंड्स टू Fe3O4 प्लस 4H2। यहाँ पे यह एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो इस ढंग से हम किसी रासायनिक समीकरण को बैलेंस आसानी से कर सकते हैं। तो बस आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाता है। ये जो रिएक्शन लिखा गया है निश्चित तौर पे ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, लेकिन अभी भी इसमें कई ऐसी सूचनाएं हैं जो नहीं दी गई। तो इसमें जितनी अधिकतम सूचनाएं संभव हैं उन सूचनाओं को हम कैसे यहाँ पे इंगित करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें और लिखनी चाहिए कि यह अधिकतम सूचनाप्रद इक्वेशन बन सके, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।